हम इंडिया के साथ कारोबार करने को तैयार हैं, भले इंडिया जो है वो कश्मीर का मसला हल हो ना हो। वो खुदादा ना लो यार, कुछ रोटी का बंदोबस्त करो लोगों के लिए, तुम किन चक्करों में पड़े। 75 साल हम क्या करते रहे हैं पहले, ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची गई और इनका कौन जिम्मेदार है। जब घर के अंदर खाने को कुछ ना हो तो आप पड़ोसी के बारे में, गली के बारे में फैसले नहीं करते। कारोबार करना चाहते हैं, कश्मीर के मसले को छोड़ें। कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल 74 साल ही नाजुक दौर में रहा है। कश्मीर के लिए आप इंडिया से भी बात करना चाहते हैं। आप जारी बात है कि कश्मीर को ये जो कुछ क्लासिफाइड बातें, ये भी कुछ दोस्तों से पता चली हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करने को तैयार हैं, भले इंडिया जो है वो कश्मीर का मसला हल हो ना हो, अब हम करने को तैयार हैं। वो खुदादा ना लो यार, कुछ रोटी का बंदोबस्त करो लोगों के लिए, तुम किन चक्करों में पड़े। तार साहब 75 साल हम क्या करते रहे हैं पहले, ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची गई और इनका कौन जिम्मेदार है। हम आगे की तरफ जाते हैं, पिछले जिम्मेदार कोई नहीं होता। आप इन दो चीजों को कैसे देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी वही है, डिसफंक्शनल ब्यूरोक्रेसी है जो चीजों को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को आगे नहीं लेके जा सकती। और आप 100 साल तक इंडिया से नहीं लड़ना चाहते और आप कहते हैं कि हम अब कारोबार करना चाहते हैं, कश्मीर के मसले को छोड़ें। देखिए चीमा साहब, इसके बारे में पहले भी कई बयान, कई स्टेटमेंटें आ चुकी हैं। आपको याद होगा इससे कुछ महीने पहले इन्होंने एक दफा कहा था कि वी आर स्टार्टिंग ट्रेड विद इंडिया, और उसके बाद फौरन बहाना इन्होंने किया कि कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ, फिर इन्होंने उस स्टेप से वापस हटे। फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अब माजी को छोड़े आगे चलें, वो भी उसने एक और हिलजुल की। फिर उसके बाद ये हुआ, इन्होंने रिसेंटली जो ब्लंडर किया है, वो गंदम जो है वो पाकिस्तान से होके नहीं गई, वो गंदम पहुंच गई ईरान की तरफ से। पर एक ब्लंडर थोड़ी करते, लेकिन असल में बात यह है कि पुख्तगी नहीं है, मिच्योरनेस नहीं है। लेफ्ट हैंड जो करता, राइट हैंड को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और वो कह रहे हैं भारत से अगले 100 साल भी जंग नहीं करनी। तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब यूरोप गए हुए थे, स्पेन और रोमानिया में, वहां पे उन्होंने कश्मीर का जिक्र मेन स्ट्रीम किया ही नहीं, इंडिया का नाम नहीं लिया। तो क्या आप पहले तो इस सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को और इस जो आउटलुक है इसको आप कैसे देखते हैं। चीमा साहब, इस पे मैं पहले इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा ओपनिंग स्टेटमेंट में बोलना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का दौरा और ये सब कुछ, ये एक मजाक लग रहा है, बिल्कुल ब्लंडर। वो पूछे किस तरीके से। दो स्टेटमेंट्स आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की और आपके प्राइम मिनिस्टर की, जब दो चीजें कहूंगा तो ये सारी उसमें जीरो हो जाती है। वो किस तरीके से कि मोईद यूसुफ साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी है कि जब आप बाहर से पैसे, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं हो सकती क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं बाहर से, IMF से या जहां कहीं से भी लेते हैं, और आपकी पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती क्योंकि आप ऑलवेज बाहर के पैसों से मकरूज रहते हैं। नंबर 1। दूसरी स्टेटमेंट आपके वजीर आजम साहब ने दी है कि उन्होंने कहा कि हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से अंडर थ्रेट है। जब ये दो चीजें आपने बयान कर दी हैं, उसके बाद आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का तो को नहीं बनता। आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है, आप आजाद ही नहीं है किसी चीज में। आप खुद किस तरीके से डिटरमिन कर लेंगे अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कि जब आप ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके ऊपर कोई बात कोई नहीं है, ना कोई प्लानिंग है, ना मौलवियों से बात करते हैं। हर बंदा कह रहा है कि हम जितने बच्चे पैदा करेंगे हम इस्लाम की खिदमत करेंगे और इससे जो है वो उम्मत बढ़ रही है, मुसलमानों की उम्मत बढ़ रही है। और ये हमारा जो है वो फ्रीजा है, बच्चे ज्यादा पैदा हो ताकि हम दुनिया में, हमारा मुसलमान जो है, हम समझते हैं कि हमने जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है उसको आउट नंबर करना है आबादी बढ़ा के। यानी कि ये जो इस तरह की प्लानिंग है, ये तो अवाम के साथ वो बातें करने वाली थी। गिलगित बल्तिस्तान का तारड़ साहब स्टेटस कोई नहीं है, कश्मीर का आप जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आजाद कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखें, वहां पे 3G इंटरनेट नहीं चलता। हम मकबूजा कश्मीर को तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमारे यहां भी तो नहीं चलता, उसका भी कोई। सो राइट्स की असल जंग तो सर राइट्स की है और ऑलरेडी अपनी रिट स्टैब्लिश करने की जंग है। फॉरेन पॉलिसी आपकी तब वाजे करते हैं जब आपको दो चीजें हासिल हो, आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो, आपको पॉपुलर जनरल मैसेज की सपोर्ट हासिल हो मुल्क के अंदर, और दूसरा इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो, तब आप बाहर सोचते हैं। जब घर के अंदर खाने को कुछ ना हो तो आप पड़ोसी के बारे में, गली के बारे में फैसले नहीं करते। आप क्योंकि सलाहियत नहीं होती। अगर आप गली में खड़े भी होंगे जाके तो लोग आपकी बात को सुनेंगे नहीं, क्योंकि एक तो आप पॉपुलर वोट हासिल नहीं होता,
घर के अंदर, और दूसरा ये होता है कि उनको पता होता है कि आप फाइनेंशियली कमजोर हैं। अगर आप उनसे मरासम बढ़ाना भी चाहे तो वो क्यों बढ़ाएंगे आपके साथ, क्योंकि आपका हर वक्त आप उनके पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए खड़े होते हैं। तो इस वक्त आपके हालात यही है, कभी चाइना के पीछे, कभी सऊदी अरेबिया, कभी IMF। तो इस वक्त आपके, मैं हैरान हूं कि ये आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब बाहर क्यों गए हैं, इनको क्या मजबूरी थी बाहर जाने की। आप जाहिर है ये लेके 7 लोगों को गए होंगे, क्यों खर्चा किया? वहां जाके आप कहते हैं कश्मीर में किस मुंह से करेंगे बात, ये क्या करेंगे बात? मेरी समझ से बाहर क्या की होगी उन्होंने बात। मेरी नजर में तो उनको जाती नौयत पे चाहिए था कि खुद अपने बच्चों को लेके किसी आइलैंड में चले जाते तो एंजॉय करके आ जाते। तो इतना गवर्नमेंट के ऊपर एक ऐसा मुल्क जो पहले ही ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है, उसके ऊपर इतने उसके रिसोर्सेज को जाया करना, सिर्फ उसकी एनिवर्सरी थी कि आपके स्पेन के साथ डिप्लोमेटिक आपकी एम्बेसी खोलने की, वहां आपकी एनिवर्सरी थी, उसको अटेंड करने गए। लेकिन कोई पूछने वाला हो तो तब कौन पूछने वाला है? रियासत मदीना तो चीमा साहब सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए है, या जनरल मैसेज बेचारे फड़क रहे मर रहे हैं जो उनके लिए, या हजरत उमर की मिसालें तो सिर्फ आपके लिए ना, अपने लिए तो नहीं। हाँ साहब ने, मैं बल्कि देखा, मैं देखता रहा हूँ, कुरैशी साहब ने सूट माशाल्लाह बहुत अच्छा पहना था, कोई फॉरेन स्टिचेस थी, इंग्लैंड की या इटालियन थी। वो रियासत मदीना के फॉरेन मिनिस्टर नहीं लग रहे थे, वो बड़े शाज बेशाज और बड़े महंगे सूट में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये कि अफसोस कि नहीं होना चाहिए था। ये आपकी पॉलिसी भी मजाक है और उनका दौरा भी मजाक है। ये तब तक ठीक नहीं होगा। देखें, नूर आलम साहब ने कह दिया ना, सोल्यूशन उन्होंने बताया पूरी असेंबली के सामने, उन्होंने कहा इन बंदों को ECL में डालो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन देखिए उन्होंने हल तो बताया जी, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हल मौजूद है, हल अगर करना चाहे तो, लेकिन विल नहीं है उसमें, क्योंकि सारे इस हमाम में नंगे हैं, सारे करप्शन के अलायंस में सब इकट्ठे हैं। चीमा साहब, इस वक्त खतरे की घंटी जो बज रही है वो जमहूरियत आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जलसा किया है, और आपका अगला इलेक्शन हजारा का जो आ रहा है वहां पे KPK में, हजारे के लोग चौक दर चौक उनकी पार्टी में जा रहे हैं। आपके PTI के लोग भी उनके साथ बातें कर रहे हैं। और उस सबसे बड़ी बात यह है, हमारे इमरान रिजवी साहब को, इमरान नियाजी साहब, इन्होंने खास कर वो ऑलमोस्ट इमरान रिजवी साहब भी इनको होना चाहिए क्योंकि वो बड़े पॉपुलर थे, लेकिन ये कि इन्होंने जो TLP के साथ देखे ना सीटें अलाइनमेंट करने, ये अब देखें पेशावर से शुरू होकर अब पंजाब में आना है सारा कुछ का। असल में इनको एजेंसियों की रिपोर्टें हैं कि बरेलवी, जो मैंने अगले दिन एक ये भी पढ़ रहा था कि पहले ये बरेलवी मुख्तलिफ पार्टियों के पीछे लगे हुए थे, कुछ पीएस पार्टी में थे, कुछ, और पीएस पार्टी खत्म हुई पंजाब में तो वो बिल्कुल उनको सबसे पहले जो एक झंडे के नीचे लाए थे वो रिजवी साहब लेकर आए थे। अब इस वक्त इनकी एजेंसियों की रिपोर्ट है कि वो एक वोट बैंक है, उसको कैप्चर करना चाहिए, वो किस पार्टी ने करना है। पहले कुछ वो बरेलवी जो थे वो मसलक के लोग पीएस पार्टी में थे, कुछ नून लीग में थे, कुछ बटे हुए थे, उनको एक झंडे के नीचे लेके आए रिजवी साहब। आज इस वक्त खास PTI उनको देखती है कि ये हमारे लिए एक वोट बैंक का हिस्सा बन सकते हैं, इसीलिए इन्होंने उनके साथ कंप्रोमाइज किया है, इसीलिए ये सोचा जा रहा है उनके साथ सीट आगे एडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन ये खतरे की घंटियां सारी, अगर तो आपने TLP को लाना है ठीक है, लेकिन या तो उनकी पहले पॉलिटिकल ग्रूमिंग करें, उनको बताएं कि यार ये पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है, आगे हमने एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना। अगर आप आना चाहते हो तो इस तरह देखें, जमात इस्लामी को मैंने बड़े करीबी देखा गौर से, लोग उनके जलसे में जाके जाना पसंद करते हैं, वोट देना उनको पसंद नहीं करते, लेकिन तरीके TLP इनको लोग वोट भी दे रहे हैं, चाहे वो तीसरे नंबर पे आए इलेक्शनों में, चाहे चौथे नंबर पे आए, और ये देख रहे हैं ये लोग। और उसमें अब आने वाला जो है, खैर अब देखें आने वाला पाकिस्तान किस रुख जाता है, लेकिन अभी तक लोग भी कंफ्यूज है और आपकी जो डिसीजन मेकर है वो भी कंफ्यूज है। और हर दूसरे महीने, मैं खैर बचपन से तो सुन रहा हूं कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल 74 साल ही नाजुक दौर में रहा है, लेकिन इस वक्त जो लग रहा है, कभी को कह देता है मार्च में होना है, अप्रैल में होना है, लेकिन एक बात थी ना, एक बात इस वक्त क्लियर आई है कि एक इंपॉर्टेंट बंदे के ट्रांसफर होना इस्लामाबाद से, इनको PTI की गवर्नमेंट उसमें जो है उसमें ऑलमोस्ट गिरने को फिर रही है। एक बंदा यहां से निकल के पेशावर ट्रांसफर हुआ है और सारी PTI की गवर्नमेंट जो है वो शैटर्ड हो गई। देखे ना, वो मौलाना साहब बार बार फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि एक ताकतवर तबके ने थोड़ा सा हाथ पीछे किया तो निकल गया हर चीज। इस पे 2 इशारे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो 2018 का इलेक्शन था वो भी ठीक नहीं था, एक, और दूसरा इशारा यह जाता है कि आगे वही अदारा अगर थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ
तो फिर क्लीन स्वीप होने वाली है पूरे पंजाब में भी और दूसरे मुल्कों में। तो ये तो आपके एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक बड़ा शाक है कि सिर्फ एक अदारा है वही आपके सारे डिसीजन करता कराता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात ओपन जलसे में करके मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो डील कर रहे हैं।